हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सीडीपी के, जिनके फर्स्ट 15 हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ गो एंड वॉच। और ये है हमारा सीटेट दिसंबर 2019 में जो हुआ था, पेपर 1। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain. Question number 16. The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2019 is based on means कि जो समावेशी शिक्षा का हमारा संप्रत्यय है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, उस पर किस पे बेस है, कौन से उस पे बेस है। तो ऑप्शन है हमारे पास सबसे पहले बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, नंबर 2 ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, थर्ड है राइट बेस्ड ह्यूमैनिटिक पर्सपेक्टिव, या फोर्थ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग दैम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन। तो आपको अगर आपने RTE 2019 पढ़ा है या कभी सुना है तो वो हमारा एक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे बेस्ड था, यानी कि राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली मीन्स कि कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में जो लर्निंग है वो क्या है। तो बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन पे तो हम लर्निंग को कभी भी बेस नहीं करते। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट को भी हम कभी किसी एक उसके अराउंड भी नहीं करते हैं। फिर है एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग के थ्रू आप कैसे कोई चीज़ को एक्वायर कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो जितनी भी हमारी लर्निंग है उसके लिए हम बार बार कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा उसको समझ के उसको लर्न करे, उसको सीखे कोई भी चीज़ है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, फोकस्ड ऑन। किस पे फोकस है वो पूरी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नीव थ्योरीज क्या हैं, नीव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। तो अलग अलग फिनोमिनाज के बारे में जो नीव थ्योरीज क्या हैं। तो सबसे पहले है ऑप्शन शुड बी इग्नोर्ड बाय टीचर, मीन्स उनको इग्नोर करना चाहिए। नीव थ्योरी होती है कि बच्चे जो अपने दिमाग में बना लेते हैं, मीन्स वो, तो उनको हम बच्चों को कैसे उनके बारे में वो जो फिनोमिना है कैसे कंस्ट्रक्ट होता है या उनके बारे में क्या करना चाहिए। शुड बी पनिश्ड बाय टीचर मीन्स बच्चों को पनिश कर देना चाहिए, या फिर शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटिव मेमोराइजेशन को तो हम हमेशा ही मना करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। है क्या, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। मीन्स हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि हम उनको एविडेंस प्रेजेंट करें और उनको एग्जाम्पल्स दे दें। जैसे कि जब बच्चे ट्रेन में या बस में कहीं जा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि हमारे व्हीकल के कंपैरिजन में जो पेड़ हैं या वो ज़मीन है वो चल रही है, तो मीन्स उनकी अपनी अपनी थ्योरी होती है कि पेड़ चलते हैं ये। तो हम उनको कैसे उस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं कि हम उनको ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स दें, ठीक है, या फिर कुछ एविडेंस प्रूफ दें जिससे उनकी जो उनके दिमाग में जो थ्योरी बनी हुई है वो चेंज हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स मीन्स बच्चों पे को जो केंद्र में रख के जो हमारे शिक्षण शास्त्र है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, तो किसको प्रमोट करता है, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन द टेक्स्ट बुक, या फिर गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, रोट मेमोराइजेशन, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटीज़। तो सबसे पहले तो हम लेबलिंग और यानी कि उनका ग्रुपिज्म नहीं करते हैं। दूसरा, रोट मेमोराइजेशन के लिए भी हम हमेशा मना करते हैं। तो और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर एक्सक्लूसिव रिलायंस करना वो भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है वो किसको प्रमोट करती है, वो प्रमोट करती है प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। मीन्स बच्चों के जो एक्सपीरियंस हैं उनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। जो हमारे संवेग हैं और जो हमारा संज्ञान है वो एक दूसरे से क्या हैं। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं, सेग्रीगेशन रखे हैं। कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट है, इंटरवोवन है, या नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, की एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हमारे जो इमोशन और संवेग है वो हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, इंटरवोवन होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी दिन इमोशनली वीक हैं या समझ लो किसी वजह से परेशान हैं, तो उस दिन आप अच्छे से स्टडी भी नहीं कर सकते। ठीक है, या जिस दिन किसी दिन आप बहुत खुश हैं और बहुत आपकी अंदर से इच्छा हो रही है, तो उस दिन आप आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो हमारे इमोशन और जो हमारा कॉग्निशन है, संज्ञान, वो एक दूसरे से पे डिपेंड है, इंटरवोवन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। क्या बोला गया है कि जो नीचे जो फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है उनमें से लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, आपको रिकॉल करने का प्रोसेस है, या फिर सेकेंड ऑप्शन है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन जहाँ पे आ जाए उसको तो आंख बंद करके ही रॉन्ग कर दो, क्योंकि हम कभी भी रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर एंड बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, मीन्स कि आप रिपीटेटिव एसोसिएशन के द्वारा बिहेवियर को कंडीशन करते हैं लर्निंग में, ये भी सही नहीं है। फिर है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव मैनेजमेंट, दिस वन इज ट्रू। और ये आपने बार बार सुना भी है और पढ़ा है कि लर्निंग की जो प्रक्रिया वो क्या होती है कि हम एक्टिव एंगेजमेंट के द्वारा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, मीन्स आप डूइंग बाय हैंड्स बोल सकते हो जिसको, कि अपने हाथों से करके खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखते हो, वो लॉन्ग टाइम के लिए आप सीखा जाता है। इसलिए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो मतलब क्या है, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद, बच्चों को प्रेजेंट करना एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो ये क्या होगा, इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, या फिर लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड है कोजेस गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, या फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए इज इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, मीन्स कॉन्सेप्चुअल जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें चेंज करने के लिए या उसको समझने के लिए इफेक्टिवली तरीके से हमें स्टूडेंट्स को दोनों तरह के ही एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए, क्लियर एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल, दोनों ही मेथड को यूज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रंस टू एंगेज in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward, means बार बार repeatedly asking children to engage in learning activity, उनको बार बार learning activity में engage रहने के लिए बोलना, either to avoid punishment or to gain a reward, कि ये कौन सी तरह का reinforcement बोल सकते हो या motivation होगा। तो या फिर ये क्या करता है, टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवार्ड, मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चे को बार बार लर्निंग में एक्टिविटी में एंगेज रहने के लिए बोलना, किस चीज़ के, क्यों, क्योंकि वो दंड से बच सकते हैं या उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप बार बार बच्चों को ऐसा करोगे कि आपने उनको बोला कि अगर आपको ये सज़ा नहीं चाहिए तो आपको याद करना पड़ेगा, या आपको मैं ये चॉकलेट दूंगी या फिर मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगी तो आप याद करोगे, तो इस तरह का अगर आप बार बार उनको बोलते हो तो उससे क्या होता है। तो फर्स्ट है डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जो बाह्य मोटिवेशन है वो डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। सी है वुड चेंज एनकरेज चिल्ड्रंस टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, तो मीन्स उनका फोकस क्या मास्टरी पे हो जाता है परफॉर्मेंस की बजाय। या फिर डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर आप बार बार बच्चों को रिवॉर्ड देने की बात करोगे या बार बार बच्चों को सज़ा देने की बात करोगे, उनको पनिशमेंट देने की बात करोगे, तो उनका जो नेचुरल इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ को सीखने में वो ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ या तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए कुछ सीखते हैं या फिर उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, जो उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होती और वो अच्छे से फिर सीख नहीं पाते। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस
प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती हैं? तो ऑप्शन है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो कि आजकल बंद ही हो चुकी है, आप पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते बच्चे को। फिर सेकंड है कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, थर्ड है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, या फिर कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवोल्यूशन। तो कंपैरेटिव इवोल्यूशन भी हम नहीं करते हैं कि बच्चों को बार बार तुलना करते रहो, ये भी सही नहीं होगा। तो हम एक बार नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ तो मैंने पहले ही आपको गलत बता दिया था कि फर्स्ट और फोर्थ तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ना तो हम कंपैरेटिव इवोल्यूशन करते हैं ना उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं, इसलिए हमारे ऑप्शन सेकेंड और थर्ड सही हो जाएंगे। दैट्स वाई आंसर इज बी, जिसमें हम उनको कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं और उनको CCE के थ्रू सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रंस? मीन्स कि जो टीचर है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कैसे बच्चे को अंडरस्टैंड करने में फैसिलिटेट कर सकता है या हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बाय डिलीवरिंग ए लेक्चर, कि आपने एक लेक्चर डिलीवर कर दिया। डिलीवर लेक्चर करने से कभी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं उतना। सेकंड है बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कौन से, मीन्स आपने एक वो रख दिया कॉम्पिटिटिव इवेंट और उससे उनकी थोड़ी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, जो कि है बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। मीन्स बच्चों को डिस्कस करवाना और उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना, जिससे कि उनका जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रंस टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, कि एक जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है वो कैसे बच्चे को एनकरेज कर सकता है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में। तो सबसे पहले है ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क, कि उनको अपने मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स दे दिए उससे, तो ये तो गलत हो जाएगा कि रिवॉर्ड्स देने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सेकंड है एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। ओनली जहाँ पे आ जाए वो भी हमेशा गलत ही होता है कि सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज दे के भी आप एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं। फिर है मिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, कि आप उनको क्या करोगे, पेनल्टी दोगे। अगर उन्होंने कोई आंसर गलत दे दिया उनको डिसमिस कर दोगे या पेनल्टी दोगे, तो ये एक किस्म से सजा ही होगी। और बच्चों को सजा दे के आप कौन से सही से कोई चीज़ को सिखाने के लिए एनकरेज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, कि वो अपने कुछ गैसेज लगाएं, जैसे भी उन्होंने स्टोरी सुनी है या कहानी पढ़ी है, जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके अपना थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मीन्स उसके अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाएं, इधर उधर के सारे ऑप्शन सोचें और फिर इंट्यूटिव गैसेस लगाने के लिए बोले। इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं एनकरेज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि हम ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट वो ट्राई तो करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओकर्स एट अ रैपिड फेज? तो ये पूछा है कि हमारी जो फिजिकल और ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास और वृद्धि है, वो कौन सी एज में सबसे ज़्यादा रैपिड होती हैं? तो ये तो सबको ही पता होगा, जो हमारी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है। कौन सी? जो हमारी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की एज होती है उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो आपने डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ा है तो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े होंगे कि कैसे डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है या मॉडिफिएबल है या फिर दोनों पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये सारे और भी बहुत सारे हैं कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इस तरह से। तो इनमें से कौन सा हमारा नहीं है? तो लाइफ लॉन्ग है, दिस इज़ ट्रू। डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, ये भी ट्रू है। उसके बाद डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी सही है। लास्ट है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। तो ये गलत है क्योंकि कल्चरल कंटेंट है वो भी उसको इन्फ्लुएंस करता है और ये यूनिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, इसलिए ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसके प्राइमरी कॉजेज क्या हैं? तो
तो फर्स्ट ऑप्शन है द जेनेटिक कोड्स रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, के जो भी कोड्स उनके द्वारा जेनेटिक कोड रिसीव्ड किए जाते हैं उसके कारण, या फिर द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के द्वारा। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस तो होगा ही नहीं ना। उसके बाद है द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दिस वन इज़ ट्रू, कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, उसके कारण ही हमारी जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वही उसके मेन कारण है, क्योंकि जो एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही एक इंटरप्ले होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। तो क्या बोला है कि जो बच्चे की सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, जो बच्चे की सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है वो इनमें से कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सी है। फर्स्ट हमारी फैमिली होती है, मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी हमारी फैमिली होती है, और हमारे नेबरहुड को बोल सकते हो या रिलेटिव्स को बोल सकते हो। और स्कूल हमारा सेकेंडरी में आता है, तो जहाँ पे भी हमारा स्कूल आ जाएगा वही हमारी सेकेंडरी हो जाएगी। तो इसमें फैमिली है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें भी फैमिली है ये भी नहीं होगा। और मीडिया और नेबरहुड, इसमें नेबरहुड आ गया इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि नेबरहुड हमारा प्राइमरी में ही आता है। तो स्कूल एंड मीडिया ये हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।